हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 लासा की ओर के बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है जिसके बारे में हमने बात करी थी पिछले वीडियोस में कि लासा की ओर जो पार्ट है एक यात्रा वृत्तांत है। और इस पार्ट के लेखक हैं राहुल जी सांस्कृतायन, जिन्होंने अपनी एक यात्रा वृत्तांत है उसका जिक्र इस पार्ट के जरिए किया है। और हमें जो तिब्बत के क्षेत्र में आने वाली जगह है यानी हिमालय से जो लगती जो जगह है उस जगह का हमें परिचय कराया है। और पिछले वीडियोस में हमने पाठ को अच्छे से समझ लिया था, पाठ के बारे में जान लिया था कि जो यात्रा वृत्तांत होते हैं, जो यात्राएं होती है, आखिर वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है, क्या यात्राओं का क्या उद्देश्य रहता है। तो उन्होंने जो हमारे को शुरुआती पाठ की शुरुआत में हमें बताया था कि जो भी यात्रा रहती है उसका एक कारण तो रहता है कि मनोरंजन तो करती है, उसके साथ साथ हम उस जगह विशेष की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती है, वहाँ के लोग होते हैं, उनसे बातचीत करने का, उनसे व्यवहार कार्य या हमारे प्रति उनकी जो जिम्मेदारियाँ या जो हमारा नज़रिया रहता है उसकी हमने बात की थी। आगे हम पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि जहाँ पे कई जगहों का जिक्र आया था, हमने देखा था कि तिब्बत की यात्राओं में जिस जगह हम जा रहे थे कि वहाँ पर अगर आप अनजान भी होते हैं तो वहाँ के लोग हमें क्या देते हैं कि वहाँ हमारी मेहमान नवाजी बड़े अच्छी तरीके से की जाती है। कि अगर वहाँ पे एक यात्री के रूप में है और अगर वहाँ अपरिचित है तो लोग अगर किसी को आपको अगर चाय पीने की है तो आप उन्हें चाय का मसाला दे देंगे तो आपके लिए बढ़िया चाय बनाकर दे सकते हैं, इतना नहीं आप खुद भी जाकर बना सकते हैं। तो वहाँ पर किसी प्रकार की झिझक नहीं दिखती है। जो परिवार की महिलाएं होती है वे भी आपका बड़े अच्छा से सम्मान करती है। तो वहाँ पे इन तरीक़ों से फिर हमने देखा कि जब वे घाटियों पे सवार होकर ऊपर बढ़ रहे थे यानी घाटियाँ आ रही थी, तो बीच की जगहों में जहाँ उन्होंने एक ओनला गाँव देखा था, वहाँ की उन्होंने एक घटना बताई थी कि यहाँ पर जो है वहाँ पर के हथियारों का नियम नहीं है, यानी कोई भी किसी तरह के हथियार रख सकता है, नहीं हथियारों से लेकर वहाँ पे कोई नियम है नहीं। तो वो जगह ऐसी थी कि हमने देखा पहाड़ी इलाकों पे कि आसपास कोई आदमी दिखने को नहीं था, यानी आदमियों से वो जो जगह थी वो पूरी सुनसान खाली होती है। ऐसे जगहों पर कोई भी अकस्मात घटनाएं किसी के साथ भी घट सकती थी। तो इसलिए जो चोर डाकुओं का जिक्र आया था कि जो चोर डकैत होते थे कि वो किसी को भी जब लूटते थे तो पहले उसे मारते थे फिर उसके लूटते थे, क्योंकि उन्हें एक डर रहता था। क्योंकि हमने देखा जो चोर चोर लुटेरे डाकू होते थे वो इन आसपास के गाँव से होते थे। अगर किसी का रहस्य किसी को अगर किसी के साथ वह लूटपाट की घटना करते हैं और उसे बिना मारे छोड़ दें तो उन्हें डर होता था कि वे कहीं पुलिस के साथ गाँव में आना धमके और अपना परिचय या हमारी जो है हमारी जो पहचान बताकर हमें गिरफ्तार ना करवा ली। इसलिए चोरों को इसलिए कारण वहाँ पे भय वो व्याप्त रहता है, इसलिए वे किसी को लूटने से पहले उसको मारना उचित समझते हैं। आगे हमने देखे जब वो काफ़ी घोड़े पर जो सामान आकर आगे की ऊंचाई चढ़ रहे होते हैं तो यहाँ हमने देखा था कि डांडे का जिक्र आया था, एक जगह का नाम है कि वहाँ पर उन्होंने उससे ऊपर की चढ़ाई शुरू की थी, जो कि वो समुद्र जल से लगभग 17,000 फीट ऊंची है। और हमने ये भी देखा कि जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है किसी क्षेत्र विशेष की, ये कैसे देखी जाती है या कहाँ पे हम अगर हम देखना चाहें अपने क्षेत्र विशेष की तो रेलवे स्टेशन जाकर उसके प्लेटफॉर्म पे हम वो देख सकते हैं। तो आगे हमने देखा अब जैसे जैसे पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं, अब उन्हें वहाँ की सुंदरता या वहाँ की जो दृश्य है उससे हम उनको परिचय करवा रहे थे। यानी कहीं पे जाने के जैसे अब पहाड़ी का जो रास्ता या पहाड़ी की जो चढ़ाई शुरू हो रही है तो वहाँ पे देख रहे हैं कई बार उनको जो पर्वत दिखाई देते हैं, कई बार बिना बर्फ़ के देते दिखाई देते हैं या कुछ ऐसे पर्वत दिखाई देते हैं जो बिल्कुल ही बर्फ़ से वनस्पति से क्या होते हैं लुप्त होते हैं, यानी बिल्कुल जिसमें पत्थर ही पत्थर दिखाई देता है। कहीं पर उन्हें जो है दिखाई देती है, कहीं तरफ बर्फ़ पड़ी दिखाई देती है। तो आगे की जो रास्ते हैं इसका परिचय हमें बखूबी कराते हैं। तो आगे देखें कि सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। यानी वहाँ के जो लोक देवता के रूप में मान्यता है, प्रचलित है। तो अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी इतनी चढ़ाई के बाद हम उतराई पर चढ़ना है। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी लेकिन अब उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और साथ सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे, यानी अब ये जो यात्री थे जो लेखक यात्रा कर रहे थे इसमें एक दो मित्रों के अलावा और भी लोग जो उनके साथ हो चले थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन की वस्तु की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक दो जगह रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता
मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। यानी कि क्या हुआ था कि घोड़े के सुस्तीपन के कारण वे क्या होने लगे थे कि अपने जो साथी थे उनसे काफ़ी दूर से होने लगे थे। और घोड़ा था जो भी काफ़ी सुस्त सा हो चुका था, वह भी अपने मस्त में या ज़्यादा थकावट के कारण जो है सही नहीं चल पा रहा था। और जो लेखक थे वो भी इसकी स्थिति जानते थे, इसलिए वो मारकर उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो अपने साथी के साथ होते हुए धीरे धीरे गति करने के कारण क्या हो जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं और एक बार गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, वापस आते हैं और सही रास्ते पे यानी जो लंकोर का रास्ता होता है वहाँ पर बढ़ते हैं। तब जाकर उन्हें अपना मित्र जो है वो इंतजार करते हुए मिलता है। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूट डाले, 3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। यानी उनके मित्र बता रहे कि तुम्हारे इंतजार में हमने क्या कर लिया है कि मतलब वो काफ़ी जो गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि हमने दो टोकरी कंडे फूट डाले, यानी तपने के लिए जो कंडे होते हैं जो कि हमारे गोबर से बनाए जाते हैं, जिनको तो 3 बार जो हमने चायों को गर्म करके पी लिया, लेकिन तुमने इतना समय लगा दिया। तो उन्होंने कारण बताया कि मेरा कसूर नहीं, मुझे घोड़ा ऐसे मिला है तो मैं रास्ते तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान यानी उनके मिलने वाले उनके रिश्तेदार थे। तो पहले चाय सत्तू खाया गया, फिर रात को गर्मा गर्म थुप्पा मिला, यानी वहाँ के जो मुख्यतः भोजन के जो पदार्थ हैं उन्हें खाने को दिए गए थे। अब हम टिहरी के विशाल मैदान में थे जो पहाड़ से गिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिहरी समाधि गिरी। गिरी का मतलब होता है पहाड़। तो आगे देखिए टापू सा जो लगता है, यानी टापू सा मतलब होता है जिसके आसपास या तो बहुत पानी होता है या फिर वो उचली जगह होती है उस जगह से। तो आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों से गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुँचकर रुपये दे दूँगा। सुमति ने स्वीकार किया, यानी वह उनकी बात को मान गया, क्योंकि जो लेखक है वे नहीं चाहते थे कि उनके यजमानों से मिलने के कारण वे अपनी यात्रा में और ज़्यादा विलम्ब देखें। तो इस कारण वे चाहते थे कि जिस जिस जगह हमें जाना है उसी जगह उसी गांव से हमारा परिचय हो और इसी गांव में हम जाएं। बाकी का गांव में तुम बाद में जा सकते हो या इसके बदले में जो तुम्हारा नुकसान होगा उसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगा। इस पर जो सुमति था वे भी राजी हो जाता है, यानी उस बात को स्वीकार कर लेता है। दूसरे दिन हमने भैया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तो आगे जैसे मैं भैया ढूंढने की कोशिश की लेकिन मिलता नहीं है, तो सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। अब यानी देखिए, क्योंकि तेज़ धूप इसलिए भी है क्योंकि एक तो ये अपने जो समतल स्थल है उससे काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, यानी पहाड़ी इलाकों में भी हम हिमालय की बात कर रहे हैं जो कि काफ़ी ऊंचा होता है। तो अगर हमारे या उस पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहाँ पे अगर धूप पड़ेगी तो सीधी पड़ेगी। और दूसरा है कि वो उनकी जो दूरी होती है सूर्य से थोड़ी कम सी हो जाती है, हमारे यहाँ जैसे कि बात करते हैं, तो इस कारण से वहाँ पे तेज़ धूप पड़ना स्वाभाविक होता है। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। अब आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे कंधा बर्फ हो रहा है। अब यानी देखिए जिस तरफ क्योंकि हम देख रहे हैं कि तिब्बत या जिन इलाकों की बात करते हैं, पहाड़ी इलाकों की जहाँ बात करें हिमालय की, तो वहाँ पे देखिए एक तो क्या होता है कि इतनी ऊंचाई पर ठंड का मौसम वैसे भी रहता है क्योंकि बर्फ़ कहीं ना कहीं घिरी पड़ी रहती है। लेकिन दूसरी ओर देखें कि धूप भी जो रहती है वो भी बड़े कड़ाके की पड़ती है। इस कारण जहाँ पे धूप हमारे यानी धूप के यानी जहाँ सूर्य जहाँ दिखाई दे रहा था, यानी सूर्य के सामने करके हम आगे बढ़ रहे थे, इसलिए सामने के सिरे जो ललाट था यानी जो चेहरा था जो चेहरा है वो तो क्या है धूप से जल रहा है, यानी धूप की तपन झेल रहा है।
लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी तरफ कि जो पीठ पीछे यानी जो छाया पड़ रही है, जो पीठ पीछे है, वहाँ पे क्या लग रही है, ठंड सी मालूम पड़ रही है, क्योंकि बाकी बाकी जगह में क्या है, पूरा जगह बर्फ होने के कारण क्या होता है, ठंडा रहता है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें ला दी, डंडा हाथ में लिए और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तीरी में भी थे, लेकिन वे एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी थी, क्योंकि हमारे भारत में पहले जागीरदार प्रथा होती थी, और तो वहाँ पर भी जागीरदारी देखी गई थी कि वहाँ पर भी जो ज़मीनें होती थी अधिकतर छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों का बहुत हिस्सा मठों यानी विहारों में होता था। अब मठ या विहार जो होते हैं जहाँ पर धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी, और ये अधिकतर बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, उनके जो मंदिर या ऐसे जहाँ शिक्षा दी जाती है उनको मठ या विहार कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। यानी भाई जो है प्रणाली हम यहाँ देख रहे हैं कि जागीरदार कुछ ज़मीन का हिस्सा अपने लिए रखता था कि जिसमें अपनी ही खेती करवाता था, और इसके लिए जो मजदूर होते थे वे बेगार में उसको मिल जाते, यानी बिना मेहनत आना कि उसकी ज़मीन के लिए मजदूरी कर दिया करते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था। अब भिक्षुक जो होते हैं, जैसे तो हम यहाँ पे होते हैं जो भिक्षा मांगता है, लेकिन वहाँ के भिक्षुक का मतलब हो सकता है कि कोई शिक्षक भी हो सकता है, कोई ज्ञान देने वाला या ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष से, यानी जिस व्यक्ति से मिले, यानी जो शेखर की जहाँ जब बात कर रहे थे कि जिस ज़मीन की बात कर रहे थे वहाँ पे, कि वहाँ के जो भिक्षु नम से थे वे बड़े अच्छे भले भद्र पुरुष मालूम होते हैं। वे बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा बेस ऐसा नहीं था कि उनसे कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई है। मेरा आसन वही लगा था। कंजूर में जो बताएगा बुद्ध वचन यानी जो महात्मा बुद्ध के जो वचन कहे हैं उसका अनुवाद उसमें है, और इसकी 103 पोथियाँ यानी किताबें रखी गई हैं। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही। सेर यानी वजन में, जो कि हमारे आज किलो में होता था, पहले के समय में जो वजन नापते थे उसको सेर में नापा जाता था। सुमति ने फिर अपने आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया था। तो हम यह देख रहे हैं पुस्तकों के भीतर होने का मतलब क्या था कि वह पुस्तकों पढ़ने में इतना रम गए थे कि उन्हें बाहरी चीज़ों को आभास नहीं था। इस कारण से उससे क्या करते हैं, जाने के लिए कह देते हैं। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था कि 2-3 लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए थे। यानी जो उनका मित्र था सुमति, वे भी जल्दी समय पर पहुंच आया था। तीरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमदे से विदाई लेकर चल पड़े थे। तो ये थी हमारी एक यात्रा वृत्तांत जो ल्हासा की ओर जाती है, यानी जो सीमा जो हमारे नेपाल और भारत की और तिब्बत की सीमाओं को जोड़ती है, उस जगह की यात्रा वृत्तांत को हमने पढ़ा था, और वहाँ की हमने एक संस्कृति को, वहाँ के लोगों के हमने परिचय लिया था। और आगे हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं कि थोला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उच्च स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि ये जो घटनाएं थी, ये जो उन्होंने बताया था कि जब पहली बार जब वो वहाँ की यात्रा करते हैं तो उस समय वो भिकमंगे के वेश में यात्रा करते हैं। तो उन्होंने देखा था कि उस समय लोग उनसे किसी प्रकार का भय नहीं रखते थे, और उनको इतना आदर भाव दिया जाता था, खाने पीने की, ठहरने की पूरी सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन जब दोबारा वे वहाँ जाते हैं, उस समय वे भद्र पुरुष के रूप में जाते हैं, अच्छा पहनावा करके जाते हैं। उस समय थोड़ी वहाँ की मान्यताओं में थोड़ा सा परिवर्तन आता है, और बाहरी लोगों से थोड़ा सा क्या करते हैं, परहेज सा करते थे। इस कारण उनको दूसरी यात्रा में उनको वो पहले वाला स्थान नहीं दिला सका। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो यात्रियों को जो हमने देखा था कि तिब्बत जैसी जगहों में हमने देखा था कि जो पहाड़ी रास्ता था वहाँ पे हमने देखा थी एक जगह जहाँ बहुत सुनसान आती है, तो वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पे हथियार का, क्योंकि एक देश सीमा अलग है, वहाँ पे हथियार का कानून नहीं है। कोई भी व्यक्ति कैसा हथियार रखे उस पर किसी प्रकार का कानून लागू नहीं होता है। तो ये खतरा जो है अधिकतर यात्रियों को इसलिए रहता है कि जब अपनी यात्रा कर रहे होते हैं उस समय देखते हैं कि उस जगह विशेष से जब निकलते हैं तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति देखने सुनने वाला नहीं मिलता। अगर ऐसा हो गया पर अगर
चोर डाकू भी मिल जाए तो वह इन्हें हानि पहुंचा सकते थे। इस कारण ये तिब्बत में जो है यात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान उन्हें काफ़ी अपने जीवन का खतरा बना रहता है। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया था। तो हमने देखा था कि जो भी अभी पिछले पेज में पढ़ा था कि वे जिसका घोड़ा बहुत शिथिल सा हो गया था, धीरे धीरे चलना लगा था और इस कारण वह काफ़ी चढ़ाई चढ़ चुके, इस कारण वह घोड़े को भी मारना नहीं चाहता था। इस कारण धीरे धीरे चलने के कारण, घोड़े के धीरे धीरे चलने के कारण वह अपने साथियों से काफ़ी दूर तक पिछड़ गया था। चौथा प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। क्योंकि हमने देखा था कि जब अपने जो सुमति था वह शेखर विहार में अपने यजमानों के पास जाना चाहता था, लेकिन लेखक जो था अपनी यात्रा में किसी प्रकार का खलल चाहता नहीं था। वह सोचता था कि अगर ये अपने सारे यजमानों से मिलने लगे या आसपास के गांव में जाने लगे तो शायद इसमें काफ़ी दिन जो है सो व्यतीत हो जाएंगे तो और यात्रा में बाधा सी पड़ जाएगी। लेकिन दूसरी बार जब हमने देखा कि वे बुद्ध वचनों को जो है उनकी पोथियों को पढ़ने में व्यस्त हो गए थे और उनको जो पुस्तकें थी उनमें काफ़ी रम से गए थे, तो इस कारण जब सुमति ने जाने के लिए कहा तो वैसे मना नहीं कर पाए, उसे जाने का कह दिया। तो पांचवा प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो हमने देखा था कि जब प्रथम बार वहाँ जाते हैं तब उन्होंने देखा था कि उस समय दूसरे देश की सीमा होती है, वहाँ पर दूसरे देश के सैनिक लगे होते हैं, तो इस कारण से वहाँ पर जो है दूसरे देश के व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता है, तो एक भिखमंगे के वेश में वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि दूसरी बार जब हमारा जाना होता है तो किस प्रकार वहाँ पर जो नियम कायदे होते हैं उनके अनुसार ही वहाँ की यात्राएँ की जाती है। छठा प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो हमने देखा था कि उस समय का तिब्बती समाज जो है वो काफ़ी सभ्य मालूम होता है और ये देखा है कि वह यात्रियों के लिए काफ़ी जो यात्री होते हैं उनके लिए काफ़ी सहायक साबित होते हैं और उनकी मदद करने वाले होते हैं, जो वहाँ के लोगों की जो है लोगों से आत्मीयता का भाव उनमें भरा होता है। आगे देखिए, सातवां प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए विकल्पों में कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। यानी इस वाक्य का वाक्य में क्या अर्थ बनता है। तो इसमें तीन ऑप्शन दे रखे हैं, क, ख और के। तो देखिए इसमें तीनों ऑप्शन में जो है, पहला है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, दूसरा है लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था और तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। तो हम देखिए इसमें जो है विकल्प में देखिए, विकल्प के में देखिए फर्स्ट जो है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था, यानी कि जो हम यहाँ एक वाक्य में ले रहे हैं कि जहाँ उन्होंने बात करी थी कि मैं पुस्तकों के भीतर था, तो पुस्तकों के भीतर कोई घुस तो सकता नहीं है। तो क्या होता है कि जब हम कोई ऐसी पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं, जब हमारा उससे काफ़ी अच्छा लगाव होता है, तो हम क्या हो जाते हैं, उस पुस्तक को पढ़ने के इतने शौकीन हो जाते हैं कि हमें बाहर की दुनिया या बाहर के लोगों से कोई परिचय नहीं रह जाता है। तो ये इसका जवाब होगा क। तो पाठ आपको अच्छे समझ में आएगा, इसके प्रश्न तो जरूर करें। धन्यवाद।